नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी, जय श्री बालाजी की सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है एमआरएम क्लासेज जयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, एमआरएम क्लासेज जयपुर ने हर घर पहुँचे शिक्षा इस अभियान के तहत एक श्रृंखला प्रारंभ की थी, जिसमें हम लोगों ने राजस्थान की कला संस्कृति को पढ़ना शुरू किया था। और राजस्थान की इस कला संस्कृति में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। देखो, दुर्गों में जो था हमारा, अभी तक हम लोगों ने बहुत से दुर्ग पढ़ लिए हैं। जैसे कि हमारा हो गया, सबसे पहले हमने पढ़ा था गागरोन का दुर्ग। कौन सा, एक एक लिख ही लेते हैं आज जो हम लोगों ने पढ़ लिए। गागरोन दुर्ग सबसे पहले, तो गागरोन दुर्ग के बाद में हम लोगों ने पढ़ा चित्तौड़ वाला दुर्ग। कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उसके बाद में हमने पढ़ा था कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ के बाद में हम लोगों ने एक दुर्ग पढ़ा था, वो था जैसलमेर दुर्ग। और जैसलमेर दुर्ग के अलावा हम लोगों ने मेहरानगढ़ और आमेर, नाहरगढ़, ऐसे अनेक दुर्गों के बारे में पढ़ चुके हैं। रणथंभौर दुर्ग को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के दो महत्वपूर्ण दुर्ग। एक तो हमारा ये जो जूनागढ़ दुर्ग है, इसे स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा हमारा एक दुर्ग होगा बटनेर का दुर्ग। सबसे पहले हम बात करते हैं जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। जूनागढ़ जो दुर्ग है वो राजस्थान का एक बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग रहा है। यदि राजस्थान में दुर्गों से प्रश्न पूछने की बात किया जाए तो जूनागढ़ कभी पीछे नहीं रह सकता। जूनागढ़ से कई दफा प्रश्न पूछे जाते हैं, अनेक परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए। फर्स्ट ग्रेड का भी यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए। अब देखो, पहले पेज पे चल के हम एक एक चीज इस दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले निर्माण से प्रारंभ करेंगे और इस दुर्ग के प्रमुख युद्धों तक, इमारतों तक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखो, इस दुर्ग की सबसे पहले बात करते हैं स्थिति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? स्थिति के बारे में बात करते हैं। यदि स्थिति की बात की जाए तो जूनागढ़ का जो दुर्ग है वो बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे? बीकानेर के अंदर ये दुर्ग स्थित है। और इसी वजह से इस दुर्ग को बीकानेर का किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीकानेर का किला भी कहा जाता है। अब देखो भाई, जैसे अपना आमेर वाला किला है, उसको कई बार जयपुर का किला भी कहते हैं। रणथंभौर वाले किले को हम लोग सवाईमाधोपुर का किला भी कह देते हैं। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को डायरेक्ट चित्तौड़ का किला कहते ही हैं भाई। इस तरीके से, क्योंकि ये बीकानेर में स्थित एकमात्र दुर्ग है, इस वजह से इसको बीकानेर का किला कहा जाता है। अब स्थिति में यदि और बात करें, उससे पहले मैं आप लोगों को कहूं कि इसके उपनामों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे उपनाम कौन कौन से इस दुर्ग के हमें पूछे जा सकते हैं। देखो, इसे बीकानेर के किले के साथ में एक अभी हम बात कर ही रहे हैं जूनागढ़। कौन सा दुर्ग? जूनागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। उसके अलावा ये जो दुर्ग है, ये जमीन पर स्थित दुर्ग है। राजस्थान के अधिकांश जो हम दुर्ग देखते हैं, आपने देखा होगा अभी तक जितने भी पढ़े, सारे के सारे कहाँ पे? पहाड़ियों पे स्थित दुर्ग थे सभी। कोई अंडाकार पहाड़ी पे स्थित है, कोई त्रिकूट पहाड़ी पे स्थित है, कोई कौन सी पहाड़ी पे स्थित है। सभी दुर्गों को हमने किसी ना किसी पहाड़ी पर देखा है। लेकिन ये जो दुर्ग है, ये पहाड़ी पे नहीं है, मैदानों में है। और इसी वजह से इसे जमीन का जेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर। कुछ तो कहा ही जाएगा भाई, तो जमीन का जेवर इसको कह दिया जाता है। अब यदि और बात करें कि बीकानेर के किले को जमीन का जेवर, उसके अलावा देखो, हम बात करते हैं मारवाड़ के शासकों ने जितने भी किले बनवाए थे उनको गढ़ चिंतामणि कहते हैं। और चूंकि बीकाजी राव बीका जो थे वो कहाँ से आए हुए हैं? मारवाड़ से आए हुए थे। तो बीका के जो आगे जाके वंशज होंगे वो भी मारवाड़ में ही आएंगे। तो राय सिंह ने इस किले का निर्माण बनाया, तो ये भी क्या हो गया? गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। अब देखो, हम लोगों ने इसके 4 उपनाम पढ़ लिए हैं।
इस किले को एक राती घाटी का किला भी कहा जाता है। अभी आगे विस्तार से बात करेंगे राती घाटी का किला क्यों कहते हैं। अभी लिख लो आप लोग, राती घाटी का किला, राती घाटी का किला। वैसे बीकानेर वाला जो क्षेत्र है उसको राती घाटी क्षेत्र कहा जाता है और इसी वजह से इसे राती घाटी का किला कहते हैं। अब देखो ये तो हो गए इसके उपनाम, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, ये जितने भी बताएं अभी तक मैंने, इनको क्या कहते हैं, उपनाम कहते हैं। देखो सभी विद्यार्थियों की इस बोर्ड की डिमांड थी कि सर ये वाला बोर्ड लगाओ, पीछे का जो बैकग्राउंड है वह ऐसा होना चाहिए। अब भाई ये वाला भी बैकग्राउंड लगा दिया है। अब तो देखो क्लास को आप लोग बीच में ही सर 100 कमियां निकाल देते हो, धीरे धीरे सब कुछ सेट होगा, आपको पढ़ाई की गुणवत्ता में कमी नहीं आने दूंगा मैं, ये वादा है मेरा। भले ही आप लोगों को इन चीज़ों में कमी आ जाए, मैं जहाँ तक प्रयास करूँगा इनमें भी कमी नहीं आने दूंगा, लेकिन उसके अलावा आपका फर्ज बनता है कि आप इन चीज़ों को क्लियर करो, आप पढ़ाई शानदार तरीके से करो। और जो टेस्ट लग रहे हैं हमारे कोर्स में, उन टेस्टों को देके देखो, उन टेस्टों के अंदर आपके नंबर कैसे आ रहे हैं। प्रतिदिन जो दुर्ग पढ़ाता हूं उससे संबंधित ही वहां प्रश्न पूछे जाते हैं, आधे बच्चों के ही वहां पे सही होते हैं प्रश्न, जबकि जो पढ़ा रहा हूं वही से प्रश्न पूछता हूं, कहीं अलग नहीं पूछता। तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। ये क्या हो गए, इस दुर्ग के उपनाम हो गए। अब इस दुर्ग की थोड़ी सी स्थिति की बात कर लेते हैं। अभी मैंने कहा ये कहाँ पे, जमीन पर बसा हुआ दुर्ग है। और जमीन कैसी, बीकानेर की मरुस्थलीय जमीन है, चारों तरफ क्या है, बीकानेर के मरुस्थल है। इस वजह से इस दुर्ग को क्या कहा जाता है, दानवन श्रेणी का दुर्ग भी कहा जाता है। कौन सी श्रेणी का, दानवन श्रेणी का दुर्ग भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखनी है भाई। ये एक दानवन श्रेणी का दुर्ग है। और यदि बात करें विद्यार्थियों, तो ये जो बीकानेर वाला दुर्ग है अपना, ये जमीन पर बसा है। और जमीन पे जो भी दुर्ग बसा होता है वो कैसा होता है, वो विद्यार्थियों एकदम चतुर्भुजाकार होता है। इस तरह उसकी आकृति होती है। राजस्थान के जितने भी दुर्ग जमीन पर स्थित है वो चतुर्भुजाकार जो है हमारे क्या है, दुर्ग है। तो अब देखो यहाँ पे लिख लेना, ये कैसा है, चतुर्भुजाकार जो है दुर्ग है, चतुर्भुजाकार दुर्ग है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है भाई। जो हमारा जूनागढ़ का दुर्ग है वो एक चतुर्भुजाकार दुर्ग है। यदि बात करें इस दुर्ग की, तो इस दुर्ग पे बुर्ज बनाए हुए हैं। बुर्ज आप सभी जानते हो, जहाँ पे ऐसे गोल गोल से निकले हुए होते थे और सैनिक रहते थे। इस दुर्ग में कुल 37 बुर्ज है। कितने दुर्ग है, 37 जो है बुर्ज है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पे सेना रहा करती थी। बीकानेर का दुर्ग है, राय सिंह द्वारा बनाया गया था। अभी आगे पढ़ेंगे। इतनी बात आप लोगों ने गौर से पढ़ ली होगी, सभी ने पढ़ लिया ना। तो फिर अब देखो आगे बढ़ते हैं इसके निर्माण के ऊपर। इसका जो निर्माण था विद्यार्थियों, उसमें कई बार संशय रहता है। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, बीकानेर का दुर्ग है तो सोचते हैं बीकानेर बसाया होगा। होता भी ऐसा ही है भाई, नाम ही सीधा इसको बीकानेर का दुर्ग कहते हैं। इस वजह से सीधा सा बीकानेर की स्थापना बीकानेर 1488 में करवाई, तो संभवतः इस दुर्ग का निर्माण भी उसी समय करवाया होगा, लेकिन ये गलत है। यदि इसकी स्थापना की बात करें, निर्माण की बात करें, तो इसका निर्माण जो है बीकानेर नहीं करवाया भाई, सॉरी ये निमारण हो गया। इसका जो निर्माण है, क्या निर्माण इसका जो है वो किसने करवाया था, महाराजा राय सिंह ने करवाया था। बीका जब राव जोधा से पास से आता है तो बीका कोडम देसर को राजधानी बनाता है। किसको, बीका कोडम देसर नाम की एक जगह थी, कोडम देसर, और इस कोडम देसर को अपनी राजधानी बनाता है। इस कोडम देसर में आके कुछ दिनों रहता है और यहाँ पे राजधानी में जब रहता है तो जैसलमेर वाले जो भाटी थे वो बीका को बोलते हैं कि जहाँ पे तू अभी रह रहा है वो भाटियों का क्षेत्र है और भाटियों के क्षेत्र में तू नहीं रह सकता है। इस वजह से बीका यहाँ से परेशान होता है और 1488 के अंदर, कब, सन 1488 में जाके बीकानेर की स्थापना करवाता है, बीकानेर की स्थापना करवा देता है। और जैसे ही यहाँ से छोड़ के जाता है, बीकानेर की स्थापना करवाता है,
तो बीका के साथ में एक बंदा था नापोजी सांकला। क्या नाम था? नापोजी सांकला। और इन नापोजी सांकला के नेतृत्व में इनको बोलते हैं कि आप मेरे लिए जो है कुछ रहने का इंतजाम तो करो। भाई बीका यहाँ से निकल गया, देखो सीधा सा है कि उसने क्या अपना जो कोडम देसर था उसको छोड़ दिया और कोडम देसर से निकल के कहाँ पे आ गया? बीकानेर में आ जाता है। अब बीकानेर में आके कहीं ना कहीं रहेगा भी तो सही ना। तो बीका जब वहाँ से आता है तो नापोजी सांकला को बोलता है मेरे लिए एक महल बनाओ, और नापोजी सांकला एक गढ़ बनाते हैं जिसे बीका की टेकरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीका की टेकरी। बीका की टेकरी कहा जाता है। और कालांतर में बीका जी के बाद में जो है ये चलती रहती है। और फिर कल्याणमल का बेटा राय सिंह आता है। कल्याणमल का बेटा राय सिंह और मुगल साम्राज्य का एक स्तंभ, जहांगीर का विश्वसनीय राय सिंह जो था, ये यहाँ पर बीका की जो टेकरी थी उस बीका की टेकरी की जगह क्या बना देता है? उसके चारों तरफ एक परकोटे वाला महल दुर्ग बनवा देता है। ये जो बीका की टेकरी है मान लो ऐसी थी, और इस टेकरी के चारों तरफ एक चतुर्भुजाकार जो है दुर्ग का निर्माण करवा देता है। और इसी को हम आज की तारीख में क्या बोलते हैं? जूनागढ़ दुर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जूनागढ़ दुर्ग बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बड़ा आसान सा है। हम लोगों ने क्या समझा अभी तक कि 1465 में राव जोधा जी को छोड़ के बीकानेर की तरफ आते हैं और सबसे पहले कोडमदेसर को अपनी राजधानी बनाते हैं। कोडमदेसर में रहने के बाद में कोडमदेसर में जो भाटी वंश के राजा थे उन्होंने कहा कि यहाँ से जाओ, तो बीका 1488 में बीकानेर की स्थापना करवाता है। और नापोजी सांकला उनके सेनापति हुआ करते थे, वैसे मामा जी भी लगते थे। तो सेनापति नापोजी सांकला ने जो है इनके नापोजी सांकला के नेतृत्व में बीका की टेकरी की स्थापना करवाई। और ये जो टेकरी थी इसी के चारों तरफ मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहे जाने वाले या जहांगीर का सबसे विश्वसनीय कहे जाने वाले महाराजा राय सिंह जी ने एक चारों तरफ एक दुर्ग बनवाया, और इसी को आज हम जूनागढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई आपको ज़्यादा प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी आसान भाषा में याद भी हो गया होगा। देखो अब इसमें यहाँ पे थोड़ी सी और बात बताता हूँ आपको। राय सिंह जो ये निर्माण करवाता है वो स्वयं नहीं करवाता। राय सिंह का एक सेनापति था और उस सेनापति का नाम था करमचंद। क्या नाम था भाई? करमचंद पंवार। और ये करमचंद पंवार के नेतृत्व में इसका निर्माण करवाया जाता है। और करमचंद पंवार कौन था? प्रधानमंत्री था। सॉरी, सेनापति नहीं था भाई, प्रधानमंत्री था। ऑफलाइन क्लास वाले बच्चों को मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, सभी के आंसर सही भी होने चाहिए। ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों के सबके आंसर सही होने चाहिए टेस्ट सीरीज में। मैं अभी कह रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, हालांकि मैनेज करेंगे हम। ऑफलाइन के साथ में ही आपको लाइव कर दिया जाए, अब से लाइव कक्षाएं ली जाए, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, आप चिंता ना करें। देखो ये जो करमचंद पंवार था ये सेनापति हुआ करता था। प्रधानमंत्री किसका? महाराजा राय सिंह का। किसका था भाई? महाराजा जो राय सिंह थे उनका हुआ करता था। ये महाराजा राय सिंह का क्या था भाई? प्रधानमंत्री था। और राय सिंह जी ने क्या किया था? राय सिंह जी ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। बात करें निर्माण कब करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था 1589 से लेके 1594 के बीच में। अब यहीं से हमारे दो प्रश्न उठते हैं भाई। एक सीधा सा प्रश्न पूछते हैं, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो महाराजा राय सिंह द्वारा करवाया गया था। दूसरा प्रश्न आता है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ? तो 1589 से 1594 में खत्म हुआ था। 1589 में स्टार्ट हुआ और 1594 में खत्म हुआ था। यदि इसके अलावा बात करें यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो देखो यहाँ पे जो महाराजा राय सिंह ने इसका नाम जूनागढ़ क्यों रखा, ये कई बार संशय में रहता है। ये प्रश्न बहुत बार विद्यार्थियों का मन भटकाता है। हालांकि इसकी संभावनाएं हैं कि क्या सच्चाई है, सत्यता किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो पुराना बीका का गढ़ बना हुआ था उसके चारों तरफ बनाया, इसलिए इसको जूनागढ़ बोलते हैं। क्योंकि मारवाड़ी भाषा में जो है जूना
किसी खंडर को क्या कहा जाता है, जूना कहा जाता है, और उसके चारों ओर जो है कुछ बनवाने को, तो इसलिए इस वजह से इसको क्या कहा गया, जूनागढ़ कहा गया। जबकि कुछ एक वैज्ञानिक कहते हैं कि महाराजा राय सिंह जो थे, इन्होंने जब जूनागढ़, गुजरात वाले जूनागढ़ के अभियान पर गए हुए थे, तो वहां पे इन्होंने जूनागढ़ के दुर्ग को देखा और उस जूनागढ़ दुर्ग के नाम पे यहाँ वाले जूनागढ़ दुर्ग का नाम जूनागढ़ रखा। इस तरीके से इसका नामांकन का किस्सा भी खत्म होता है। अब हम लोग इसके अंदर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जूनागढ़ दुर्ग के अंदर कौन कौन सी इमारतें बनाई गई है और क्या क्या है। देखो, जूनागढ़ जो दुर्ग है वो जूनागढ़ दुर्ग इस तरीके का है। कैसा है भाई? इस तरीके का हमारा जूनागढ़ दुर्ग है। और इस जूनागढ़ दुर्ग के अंदर यहाँ पे जो है एक दरवाजा है। कहाँ पे? यहाँ पे एक दरवाजा है, और इस दरवाजे का नाम क्या देखने को मिलता है हम लोगों को? इस दरवाजे का नाम देखने को मिलता है सूरज पोल। क्या नाम मिलता है? सूरज पोल इस दरवाजे का नाम है। इसके जस्ट पीछे की सूरज पोल, इसके अलावा जो है हमारा यहाँ पे एक और दरवाजा देखने को मिलता है, और इस दरवाजे को कहा जाता है गणेश पोल। क्या कहते हैं हम? गणेश पोल इस दरवाजे को कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब इन दोनों पोलों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि जूनागढ़ दुर्ग के बाहर जयमल एवं पत्था राठौड़ की जो है मूर्तियां रखी गई है। तो ये जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की जो मूर्तियां हैं, वो इन दोनों में से कौन से गेट पे रखी गई है, ये पूछना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से गेट पे जो है इन दोनों में से वो प्रतिमाएं लगाई गई है। तो देखो, ये जो सूरज पोल है, यहाँ पे जयमल मेड़तिया, किसकी? जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की जो है प्रतिमाएं लगी हुई है। ये ध्यान रखना है, मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। कौन था? फत्ता सिसोदिया। वैसे तो इसका नाम पत्ता था, लेकिन फत्ता बोलने लग गए इसको धीरे धीरे, तो फत्ता सिसोदिया। अब देखो, बात करते हैं हम यहाँ पे, ये जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया कौन थे? तो जब चित्तौड़ पर अटैक करने अकबर जाता है, तो वहां पे दो सेनापति थे, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। इन्होंने इतनी बहादुरता के साथ में युद्ध किया था कि अकबर युद्ध को हारने वाला था, लेकिन फाइनली लास्ट में अकबर जीत जाता है इस युद्ध में। और उसके बाद में वो इन दोनों की वीरताओं से इतना प्रसन्न होता है कि वो आगरा के दुर्ग के बाहर जाकर जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां लगवाता है। और इतिहासकार बर्नियर के अनुसार औरंगजेब ने जो है इन मूर्तियों को तुड़वा दिया था, लेकिन उससे पहले बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने जो है यहाँ पर जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां स्थापित करवा दी थी। देखो, बात करें गणेश पोल की, तो इस गणेश पोल पे यहीं पे एक राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है। क्या है? राय सिंह प्रशस्ति। और ये जो राय सिंह प्रशस्ति है, ये क्या है भाई? ये जो राय सिंह प्रशस्ति है, इस राय सिंह प्रशस्ति के लेखक है लेखक जयिता। कौन लेखक? इसके कौन लेखक कौन है? जयिता नाम का व्यक्ति है। और ये जो जयिता जी है, इन्होंने इसमें बीकानेर का इतिहास, साथ में जूनागढ़ के निर्माण की कथा भी लिखी है। जूनागढ़ निर्माण, तो जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण हुआ था, वो सारी जानकारी कहाँ से मिल जाएगी हमको? वो सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी जयिता द्वारा लिखित राय सिंह प्रशस्ति में। और बीकानेर के जैसे ही दूसरे दरवाजे में आप एंटर करोगे, तो वहाँ पे आपको गणेश पोल मिलेगा। उसी गणेश पोल पे राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब जो कोई भी आप में से घूमने जाए कभी गणेश पोल की तरफ, जूनागढ़ घूमने जाओ, तो गणेश पोल आएगा ही आएगा, और वहां पे देख लेना, आपको जूनागढ़ प्रशस्ति लिखी हुई मिलेगी। जयिता द्वारा ये लिखी हुई थी। इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? 1500 और कब? 89 से लेके 1594 के बीच इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था। अब देखो, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस दुर्ग के बारे में। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो जूनागढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग के दो दरवाजे हैं। एक दरवाजे का नाम क्या है? सूरज पोल। क्या नाम है? सूरज पोल। इसके साथ ही हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे एक और दरवाजा है, और इस दरवाजे का नाम है गणेश पोल। क्या कहा जाता है इसको?
गणेश पुल, बस इतना ही ध्यान है। इसके अलावा यदि इस दुर्ग की इमारतें मैं आपसे पूछ लूं तो आप में से किसी को नहीं आता। कुछ एक विद्यार्थी हैं जो मुझे इमारतें बता सकते हैं। यदि जिन जिन विद्यार्थियों को इमारतें पता है तो कमेंट बॉक्स में भरमार लगा दो आप लोग कि आपको पता है। देखो, हम यहाँ से एक एक इमारतों की बात करें तो इस दुर्ग के अंदर सबसे ऊपर की तरफ है एक अनूप महल। क्या है? अनूप महल। और ये जो अनूप महल है ये स्वर्ण जड़ित महल है। यहाँ पे सोना जड़ा हुआ है इस अनूप महल में। क्या है? सोने का जड़ है, सोने का महल कह सकते हो, लेकिन सोना जड़ा हुआ है, इतना ध्यान रखना, सोना जड़ा हुआ है। मैं लिख ही देता हूं, आप लोग पता नहीं याद रखो या नहीं रखो। इस महल में क्या है? सोना जुड़ा हुआ है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इस महल में एक करण महल भी है। इसी दुर्ग में एक करण महल है जो महाराजा करण सिंह द्वारा बनाया गया था। और ये जो करण महल है ये वही करण सिंह है जिसने नागौर वाले अमर सिंह राठौड़ के साथ में मतीरे की राड़ युद्ध लड़ा था। ऑफलाइन क्लास वाले बच्चों को तो मतीरे की राड़ सुनते ही हंसी आ जाती है। जब भी मैं मतीरे की राड़ पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में तो वहाँ पे बच्चे कहते हैं सर मतीरे के लिए लड़ाई होगी क्या? पहले के लोग इतने खाउड़े थे, डाकू थे? तो वो बेटा मतीरे का नहीं था। वो जो मतीरे की लड़ाई हुई थी वो हुई थी स्वाभिमान पे। व्यक्ति का जो स्वाभिमान होता है वही सब कुछ होता है, मतीरे के लिए नहीं। स्वाभिमान ये था कि बीकानेर वाले करण सिंह को लगा कि यदि हम लोगों ने मतीरा छोड़ दिया तो हम लोग हार जाएंगे। हार का जो था वहां पे डर था। इस वजह से मैं कहता हूं करण सिंह भी एक महान योद्धा हुए, करण सिंह भी एक महान शासक थे। और जो हमारे बीकानेर के अमर सिंह राठौड़ थे जिन्हें कटार का धनी कहा जाता है, वो भी एक महान योद्धा थे, महान शासक हुए। करण सिंह ने सबसे पहले बीकानेर के राजाओं में महाराजा धीराज जय जांगलदर बादशाह की उपाधि धारण की थी। जय जांगलदर बादशाह की उपाधि करण सिंह ने धारण की थी क्योंकि इसने औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर दी थी। तो अब देखो यहाँ पे औरंगजेब के खिलाफ जो है इसने बगावत की थी, इसलिए राजस्थान के सभी राजाओं ने इसे जय जांगलदर बादशाह अर्थात अपना बादशाह बना दिया था, राजस्थान के सभी राजाओं ने। और अमर सिंह जो थे वो कटार के धनी के नाम से प्रसिद्ध है। अमर सिंह के तो आज भी हम लोग लोकगीत गाते हैं। वो अमर सिंह हमेशा हमारी यादों में अमर रहेंगे, वो हमारे गीतों में हमेशा अमर रहेंगे। तो अमर सिंह एक बेहतरीन योद्धा हुए और करण सिंह भी एक बेहतरीन योद्धा हुए, उनमें कोई अंतर नहीं है। दोनों श्रेष्ठ थे, तो गलत आप किसी को भी मत दामना। अब देखो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। तो इसी महल, इसी दुर्ग के अंदर यहाँ पे एक गंगा निवास महल भी है। कौन सा? गंगा निवास महल। और ये जो गंगा निवास महल है यहाँ पे महाराजा गंगा सिंह जी रहा करते थे इस गंगा निवास महल में। इसी गंगा निवास महल के बाद आपको इसी दुर्ग में महाराजा गंगा सिंह का जो है उड़न खटोला, उड़न खटोला बाल दो, ये उड़न खटोला तो मैंने लिख दिया है, हवाई जहाज लिख लेना भाई। क्या? यहाँ पे इनका हवाई जहाज रखा हुआ है क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की युद्ध में सहायता की थी। इस वजह से महाराजा गंगा सिंह को जो है अंग्रेजों ने एक हवाई जहाज भेंट में दिया था और उसी हवाई जहाज को महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर के दुर्ग में रखवा दिया था। उसके अलावा यहीं पे एक लाल निवास महल भी है। क्या? लाल निवास महल भी है। उसके अलावा यदि बात किया जाए तो इस दुर्ग में करणी माता का एक मंदिर भी है, ये ध्यान रखना भाई। क्या है? करणी माता का मंदिर। अब आप लोगों में से कहीं ज्ञानी आएंगे और वो ज्ञानी मुझे ये बताएंगे कि करणी माता का जो मंदिर है वो मंदिर तो आप कहोगे देशनोक में है सर, लेकिन बेटा जो करणी माता का मंदिर है वो देशनोक में भी है, उदयपुर में भी है और हमारे बीकानेर के दुर्ग में भी है, इस जूनागढ़ दुर्ग में। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी थी। क्या थी भाई? आराध्य देवी थी और उनका मंदिर होना स्वाभाविक है भाई, आराध्य देवी। ये बात आपको ध्यान रखना है भाई। ये बीकानेर के जो राठौड़ हुए उनकी आराध्य देवी हुई थी करणी माता और यहीं पे इनकी कुल देवी
नागणेची माता का भी मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन थी? तो नागणेची माता थी, और इन नागणेची माता का मंदिर यहाँ पे है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुल देवी। अब आप लोगों में से कहीं विद्यार्थी कहेंगे सर कुल देवी क्या होता है और आराध्य देवी में क्या अंतर होता है? मैंने कई बार बताया है इस बात को। देखो, कुल देवी वो होती है जिसे आपका पूरा वंश माने, अर्थात आपका जो गोत्र है। जैसे आप राजपूत हो, राजपूतों में शेखावत हो, तो जितने भी शेखावत हैं वो किसको माने? वो सारे के सारे माने, उसको कुल देवी कहते हैं। जबकि आप में से अभी मान लो आप लोग जो है मारवाड़ के शेखावत हो, और मारवाड़ के शेखावतों में से आधे शेखावत जाके रहने लग जाए झालावाड़ के अंदर, और झालावाड़ वाले शेखावत किसी देवी को मानने लग जाए, तो उसे क्या कहते हैं? हम आराध्य देवी कहते हैं, क्योंकि वो मानते तो नागणेची माता को भी है, लेकिन क्या साथ में वो क्या करते हैं? उनकी कुल देवी के अलावा एक अलग देवी को मानने लगे, और उस देवी को कहा जाता है आराध्य देवी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे बहुत ही आसानी से सब कुछ क्लियर हो गया है। अब देखो, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसी दुर्ग के अंदर। अगले पेज पे चल के समझ में सही आ जाएगा। इसी दुर्ग में जो है एक मंदिर है, और उस मंदिर का नाम है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण मंदिर। और ये जो लक्ष्मी नारायण जी हैं वो बीकानेर के राठौड़ों के क्या है भाई? बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनके कुल देवता हैं। अब आप लोग कहोगे सर ये कुल देवता कैसे? अरे भाई, जैसे कुल देवी होती है वैसे ही एक कुल देवता हुआ करते हैं, और बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनके कुल देवता लक्ष्मी नारायण जी हैं। और जो लक्ष्मी नाथ जी है वो क्या है भाई विद्यार्थियों? इनका जो मंदिर है वो बीकानेर के दुर्ग में स्थित है। जैसे मेवाड़ वाले स्वयं को एकलिंग नाथ जी का दीवान कहते हैं, जयपुर वाले स्वयं को गोविंद देव जी का जो है दीवान कहते हैं, उसी तरीके से हमारे बीकानेर वाले स्वयं को लक्ष्मी नारायण जी का जो है दीवान कहा करते थे। स्वयं को वो राजा नहीं मानते थे, यहाँ के शासक, वो स्वयं को लक्ष्मी नारायण जी का दीवान मानते थे कि राज तो भगवान का चल रहा है, हम लोग तो यहाँ पे क्या है दीवान हैं, उनकी सेवा के लिए लगे, उनका दिया हुआ कार्य कर रहे हैं। बस इसी को क्या कहा जाता था? इसी को हम कहते थे कि लक्ष्मी नारायण जी जो है कुल देवता हैं। कुल देवता के जो है उनका संपूर्ण कुल जो है इसे मानता था। अब देखो विद्यार्थियों, थोड़ी सी और बात की जाए तो यहीं पे एक दलेल निवास महल भी है। क्या है? दलेल निवास महल। दलेल निवास महल। और इसी दलेल निवास महल में वर्तमान में क्या है? एलपी टेसीटोरी की क्या? एलपी टेसीटोरी नाम का एक बंदा हुआ, टेसीटोरी। और ये जो थे एलपी टेसीटोरी, अंग्रेजी में तो मुझे आता है, हिंदी में थोड़ा आप लोगों के समझ में आ जाए इसलिए लिखा है, हो सकता है नाम में टोरी हो थोरी हो। तो एलपी जो टेसीटोरी है, इन्होंने इनका यहाँ पे वर्तमान में इनके नाम पे एक संग्रहालय रखा गया है। क्या है? संग्रहालय है। संग्रहालय है यहाँ पे भाई, ये ध्यान रखना है। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि ये एलपी टेसीटोरी कौन थे। तो एलपी टेसीटोरी एक जर्मन लड़का था और जर्मन ट्रांसलेटर था। इसने हिंदी में रामायण रामचरितमानस से जो है पीएचडी की थी भी। और ये बंदा एलपी टेसीटोरी, इसका नाम लुई था। और लुई जो है वहाँ पे इसको इंडियन लुई के नाम पे भी जाना जाता था। जर्मन में जब ये पढ़ा करते थे और जर्मन से ये इंडिया आते हैं, और इंडिया में अंग्रेज इन्हें किस काम पे रखते हैं? बंगाल में जो पुस्तकें होती हैं उनको ट्रांसलेट करने के काम के लिए रखते हैं। एलपी टेसीटोरी महोदय भारत की सभी पुस्तकों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने लग जाते हैं, लेकिन इन्हें मजा नहीं आता। परंतु जब हमारे राजस्थान वाले किस्से आते हैं और राजस्थान की किताबों का ये अनुवाद करते हैं तो इन्हें बड़ा मजा आता है। ये जाके अंग्रेजों को पूछते हैं ये किताबें कहाँ की है, तो वो बताते हैं कि ये अपना बंगाल है, और राजस्थानी वाले ठेठ उधर बैठे हैं। एलपी टेसीटोरी ने कहा तुम रखो तुम्हारी नौकरी, मैं यहाँ पे नौकरी करने वाला हूं नहीं। और एलपी टेसीटोरी आ जाते हमारे मारवाड़ में। गोरा बंदा था तो देख के लोगों को विश्वास नहीं हुआ। महाराणा के जो बीकानेर के जो जोधपुर के महाराजा थे
उनके पास में आके रहने लग गया। और वहां पे रहते रहते एक दिन महाराजा जी को किसी ने भड़का दिया कि गोरा व्यक्ति है, इसको क्यों रख रहे हो आप। एलपी टेसी तोरी वहां पे महाराजा के भी क्या करता था, ट्रांसलेटर का कार्य करने लग गया था, लेकिन भड़काने के कारण इसको निकाल दिया। हालांकि एलपी टेसी तोरी ने बहुत कहा था भाई कि मैं कोई चोर भी नहीं हूँ महाराज जी, मैं तो बस आपके राजस्थान में रहना चाहता हूँ, वीरों की भूमि है ये राजस्थान। लेकिन महाराजा जी नहीं माने। महाराजा जी ने कहा नहीं, तू है जो एक ना एक दिन हमें धोखा दे देगा। एलपी टेसी तोरी ने बहुत सी सोगने कही, घनी बाप की सोगना गयो बापड़ो, लेकिन एलपी टेसी तोरी की एक ही कौन सुनिया, धक्का देर बाहर काट दिया। जोधपुर की गलियों में भटकता रहा था ये एलपी टेसी तोरी। और फिर किसी बड़े चंगे इंसान ने कहा कि जा भी बीकानेर के अंदर एक महाराजा है जो ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा शरण देता है। और एलपी टेसी तोरी महाराजा गंगा सिंह के पास में आते हैं और गंगा सिंह इन्हें यहाँ पे रखते हैं। एलपी टेसी तोरी बीकानेर में रहता है, बीकानेर की कई पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद करता है और अंग्रेजी की कई पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद करके देता है। एलपी टेसी तोरी राजस्थान की भूमि में इस तरह रमना चाहता था कि उसकी दो इच्छाएं थी। एक तो वो राजस्थान की भूमि के अंदर अपनी अंतिम सांसें ले, वो राजस्थान की भूमि में ही मरे, और दूसरी उसकी इच्छा थी कि वो राजस्थान में ही विवाह करे। लेकिन गोरे आदमी को लड़की दे कौन, उल्टा अपने वाले लोगों ने बोल और दिया कि आपकी तरफ कोई हो तो हमें संपर्क कर लेना, हमारी तरफ तो लड़की है नहीं। यदि आपकी उधर से कोई गैरी मैम मिल जाए तो क्या पता बच्चे ही जो है गोरे हो जाए हमारे वालों ने ये कहा। बाबड़े की एक इच्छा तो पूरी हो गई थी कि एलपी टेसी तोरी की जो मृत्यु हुई थी वो हमारे राजस्थान में हुई थी, परंतु एलपी टेसी तोरी का विवाह हमारे राजस्थान में नहीं हो पाया था। एक बेहतरीन ट्रांसलेटर हुए जो विद्यार्थियों बीकानेर की किताबों का इतना अच्छा उन्होंने ट्रांसलेट किया, और एक बाहरी बंदा आके राजस्थान की संस्कृति में इतना घुल मिल गया, देखो, जिसके नाम पे आज हम एक संग्रहालय भी पढ़ रहे हैं, और वो भी उस जूनागढ़ दुर्ग में। यदि जोधपुर के महाराजा ने उस समय वहां पे इसे शरण दी होती तो शायद जोधपुर का इतिहास और बेहतरीन तरीके से लिखा जाता अंग्रेजी में, क्योंकि बीकानेर का जो इतिहास है उसको अंग्रेजी साहित्य में बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रकट करने का कार्य किया। अब देखो एलपी टेसी तोरी संग्रहालय की बात हो गई है। एक यहीं पे थे राव सिंहा का, क्या बीकानेर राव सिंहा जो है, सॉरी ये रावी हो गया यार, जो राव सिंहा जी थे मारवाड़ के, जो राठौड़ थे, उनके संस्थापक राव सिंहा, उन राव सिंहा का सिंहासन भी था एक चांदी का, राव सिंहा का सिंहासन, वो भी कहाँ पे स्थित है, वो बीकाजी जो है यहाँ पे लेके आ गए थे। तो राव सिंहा का जो सिंहासन है वो जूनागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। उसके अलावा जो बीकाजी की टेकरी है वो तो है ही भाई, क्या बीका की टेकरी, बीका की टेकरी ये इस दुर्ग के अंदर स्थित है, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते, ये तो सबसे ज्यादा है। और यदि बात करूं तो आपको एक बात और बतानी थी, वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी ये बात तो, लेकिन अब थोड़ी सी और समझा देनी चाहिए। यहीं पे जब बातें चली रही है विचारों की तो विचार प्रकट करने चाहिए। ये जो दुर्ग है इसमें बुर्ज बनाए हुए हैं, और कितने बुर्ज हैं यहाँ पे, इस दुर्ग के अंदर 37 बुर्ज है भाई। कितने बुर्ज हैं? 37 बुर्ज है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इन 37 बुर्जों में से 2 बुर्ज प्रसिद्ध है। एक बुर्ज का नाम है सुनहरी बुर्ज। कौन सा? सुनहरी बुर्ज, ये प्रसिद्ध है भाई। इसके अलावा एक चीनी बुर्ज और है, क्या नाम है उस बुर्ज का? चीनी बुर्ज। ये 2 बुर्ज आप लोगों के पूछ भी सकते हैं चीनी बुर्ज कहाँ पे स्थित है। ये दोनों के दोनों जो बुर्ज हैं वो हमारे बीकानेर के दुर्ग में स्थित है। टोटल हमारे 37 बुर्ज इस दुर्ग के अंदर स्थित है। इस दुर्ग के अंदर जो कुछ भी पढ़ना था वो लगभग हम लोगों ने पढ़ लिया है विद्यार्थियों। अब हमारे एक नए दुर्ग की तरफ बढ़ेंगे और उस दुर्ग का नाम होगा बटनेर का दुर्ग। लेकिन पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इस दुर्ग के बारे में। फर्स्ट पेज पे ही चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम लोगों ने अभी तक काफी दुर्ग पढ़ लिए हैं और उनमें से ये हमारे थे। उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारी जो बीकानेर का दुर्ग है वो बीकानेर के किले के उपनाम है। इसको जूनागढ़ का दुर्ग भी कहते हैं, इसको जमीन का जेवर भी कहा जाता है, इसको गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं और इसको राती घाटी का किला भी कहा जाता है। ये इसके उपनाम थे।
उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये जमीन के ऊपर स्थित दुर्ग है और मरुस्थल में स्थित है, इसको दानवन श्रेणी का दुर्ग रखा जाता है। इस दुर्ग के आकृति चतुर्भुजाकार आकृति है और 37 बुर्ज है। अभी अभी भी मैंने पढ़ाया था इसको। और बात की जाए तो सबसे पहले राव बीका ने कोडमदेसर को अपनी राजधानी बनाया था 1465 ईस्वी में। यह बात ध्यान रखनी है भाई, 1465 ईस्वी में राव बीका ने अपनी राजधानी कोडमदेसर को बनाया, परंतु 1488 में बीकानेर की स्थापना की थी और नापोजी सांकला ने जो है बीका की टेकरी बनवाई थी राव बीका जी के लिए बीकानेर के अंदर। उसके अलावा यदि बात की जाए तो ये जो बीकानेर का दुर्ग है, इस दुर्ग में बीका जी की टेकरी स्थित है। 1589 से 1594 के बीच इसका निर्माण हुआ था और महाराजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। राय सिंह का एक सेनापति था करमचंद पंवार और ये प्रधानमंत्री थे, सॉरी बार बार ये सेनापति नाम निकल रहा है यार, और इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। आगे बात करें तो ये खाली था, हमारा 6 नंबर का पेज है। 7वें नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे 2 पोल है, एक का नाम सूरज पोल है, एक का नाम गणेश पोल है। और ये जो सूरज पेल है यहाँ पे जैमल और मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की जो है पत्ता है भाई, ये फत्ता, इसको फत्ता भी बोलते हैं, इसका वास्तविक नाम पत्ता सिसोदिया है, ठीक है। तो ये पत्ता सिसोदिया जो है इसकी मूर्तियां हैं और गणेश पोल पे राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है। बात करें राय सिंह प्रशस्ति के लेखक की तो जयंता इसका लेखक है और जूनागढ़ के इसने निर्माण के इतिहास बताया है। मैं लेखक लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा याद रह जाए आप लोगों को, लिख लेना भाई, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या बात की, उसके बाद में हमने पढ़ा कि यहाँ पे अनूप महल है जो सोने से जड़ा हुआ है, यहाँ पे करण महल है। उसके बाद में हमने गणेश पोल पढ़ा, यहाँ पे नागणेची माता जो बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है उनका मंदिर है। यहाँ पे ही करणी माता का मंदिर है जो बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। ये मिट गया क्या रे भाई, ठीक है। यहीं पे थोड़ा सा इसको लो, ठीक है। यहीं पे गंगा निवास महल है, ठीक है। और उसके अलावा बात करें यहाँ पे महाराजा गंगा सिंह का उड़न खटोला या हवाई जहाज भी यहाँ पे स्थित है। अब देखो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट दुर्ग की तरफ, नए दुर्ग को पढ़ते हैं, बातों को छोड़ते हैं। हमारा नेक्स्ट दुर्ग है बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है भाई, बटनेर का दुर्ग। और ये जो बटनेर दुर्ग है, बटनेर दुर्ग, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो बटनेर दुर्ग है, इस बटनेर दुर्ग की कुछ विशेषताएं बताइए, तो देखो ये जो बटनेर दुर्ग है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। इसे आप राजस्थान का पहला दुर्ग भी कह सकते हो, अर्थात राजस्थान में इससे पहले कोई दुर्ग नहीं हुए थे। राजस्थान में सबसे पहले इसी दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो क्या लिखेंगे, ये राजस्थान का पहला दुर्ग है। क्या यह है सबसे प्राचीन राजस्थानी दुर्ग है, राजस्थानी दुर्ग है, अर्थात राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। यदि बात करें तो यह है मिट्टी से निर्मित दुर्ग है भाई, मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी की ईंटों से निर्मित दुर्ग है, ईंटों से निर्मित दुर्ग है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि यह सबसे प्राचीन राजस्थानी दुर्ग है और साथ ही में यह मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि राजस्थान का सबसे नवीन जो दुर्ग है वो लोहागढ़ दुर्ग है। क्या सबसे नवीन, सबसे नवीन राजस्थानी दुर्ग, राजस्थानी दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है भाई, लोहागढ़ दुर्ग है। राजस्थान का सबसे नवीन लोहागढ़ दुर्ग, नवीन दुर्ग कौन सा है, लोहागढ़ दुर्ग है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यदि और बात करें तो ये भी मिट्टी से बना हुआ है। ये जो लोहागढ़ दुर्ग है मिट्टी की ईंटों से बना हुआ दुर्ग है। ये भी किसकी ईंटों से, मिट्टी की ईंटों द्वारा निर्मित दुर्ग है, मिट्टी की ईंटों
द्वारा निर्मित दुर्ग है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल सी भाषा में है, मिट्टी की ईंटों द्वारा निर्मित ये दुर्ग है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है विद्यार्थियों। अब इसको आप लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो हम थोड़ी सी और आगे बात करें इस दुर्ग की। ये बातें आप लोगों ने लिख ली होगी। ये जो बटनेर वाला दुर्ग है, ये राजस्थान के सबसे उत्तरी हिस्से के अंदर स्थित है भाई। कहाँ पे? राजस्थान के सबसे उत्तरी हिस्से के अंदर ये वाला दुर्ग हमारा स्थित है। आप जब राजस्थान देखते हो तो ऊपर की तरफ ऐसे है। ये दुर्ग यहाँ पे हमारे हनुमानगढ़ के अंदर स्थित दुर्ग है। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में ये दुर्ग स्थित है भाई। और एक शासक ने हनुमानगढ़ पर विजय, इस दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी और इसी वजह से वर्तमान में हनुमानगढ़ को हनुमानगढ़ कहा जाता है। वो स्टोरी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन राजस्थान का सबसे उत्तरी दुर्ग है क्या? सबसे उत्तरी दुर्ग है, सबसे उत्तरी दुर्ग है ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे सबसे उत्तरी दुर्ग है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि और बात की जाए तो उत्तर दिशा में है, तो सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण भी इसी दुर्ग पे हुए हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। क्या? सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग ने सहे हैं भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदेशी आक्रमण, आक्रमण सहने वाला दुर्ग, सहने वाला दुर्ग जो है कौन सा दुर्ग है भाई? ये हमारा बटनेर वाला दुर्ग ही है। इसी पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। और उत्तर दिशा में राजस्थान से जब कोई प्रवेश करता तो इस दुर्ग के राजा से पहले लड़ना पड़ता था। इसी वजह से इस दुर्ग को राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। क्या? राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग। राजस्थान की जो उत्तरी सीमा है उसका प्रहरी दुर्ग कौन सा है? ये थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है। सीमा का जो उत्तरी दुर्ग है वो कौन सा है? प्रहरी दुर्ग है। वो कौन सा है भाई? हमारा बटनेर वाला दुर्ग है। इस दुर्ग की बात की जाए तो ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग भाटी वंश के राजाओं द्वारा बनाया गया था। भाटी वंश के राजा द्वारा बनाया गया था। भाटी वंश द्वारा निर्मित दुर्ग है ये, द्वारा निर्मित दुर्ग है। और जब भाटी वंश के राजाओं द्वारा निर्मित राजस्थान का पहला दुर्ग है तो भाटी लोगों में इसकी मरोड़ तो रहेगी, ऐट तो रहेगी, एटीट्यूड। इसी वजह से इसे भाटियों की मरोड़ भी कहा जाता है। ये जो दुर्ग है इसी को भाटियों की मरोड़ कहा जाता है। भाटियों की मरोड़, ये बात भी कई बार पूछा गया है, भाटियों की मरोड़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो भाटियों का जो एटीट्यूड है ये इसी दुर्ग को कहा जाता है। ये हमारा जो बटनेर वाला दुर्ग है इसी को भाटियों की मरोड़ कहा जाता है, क्योंकि भाटी वंश के जो राजा हुए थे उन्होंने इसी दुर्ग पे इसी दुर्ग का निर्माण सबसे पहले करवाया था। और राजस्थान का सबसे पहला दुर्ग है तो ऑब्वियसली एटीट्यूड तो रहना ही है और इसी वजह से इसे भाटियों की मरोड़ भी कहा जाता है भाई। बहुत ही अच्छी भाषा में हमने इस दुर्ग के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर ली है। अब इस दुर्ग की थोड़ी सी और बातें करें तो देखो वापस वही डायग्राम सा बना देते हैं राजस्थान की उत्तरी सीमा का, और ये हमारा दुर्ग हो गया है। यदि इस दुर्ग की बात करें तो ये चतुर्भुजाकार दुर्ग है। कौन सा है भाई? चतुर्भुजाकार दुर्ग है। चतुर्भुजाकार दुर्ग है अर्थात इस दुर्ग के अंदर 4 भुजाएं हैं। जैसे हमारा बीकानेर वाला दुर्ग है उसी तरीके से यह दुर्ग भी कैसा है? चतुर्भुजाकार दुर्ग है। अब हनुमानगढ़ में भी कोई पहाड़ी वगैरह पे ये स्थित नहीं है और हनुमानगढ़ में भी कोई वन वगैरह नहीं है, तो ये एक दानवन श्रेणी का दुर्ग ही ये है। किस श्रेणी का दुर्ग है? दानवन श्रेणी का दुर्ग है। कुछ लोग रखते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी रखते हैं इस दुर्ग को। तो दानवन श्रेणी का दुर्ग कौन सा है? यह हमारा हनुमानगढ़ वाला दुर्ग के 2
या फिर इसको बटनेर दुर्ग कह दो, सीधा सा सिंपल सा है। अब इसमें यदि और बात करें तो इस दुर्ग के अंदर गोरखनाथ का मंदिर है भी। किसका मंदिर है? गोरखनाथ, गोरखनाथ जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यदि और बात करूं मैं तो वर्तमान में ये दुर्ग खंडर है भाई। क्या वर्तमान में यह दुर्ग खंडर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक गोरखनाथ जी वाला जो मंदिर है वो सही सलामत है, बाकी सारा का सारा जो है दुर्ग हमारा खंडित तो हो चुका है। लेकिन एक समय पे यह दुर्ग इतना सुंदर था कि तैमूर लंग ने अपनी पुस्तक, कौन था भाई? तैमूर लंग जो एक आक्रमणकारी था, लंगड़ा था, इसलिए इसको लंग कहा जाता है। और इस तैमूर लंग की एक पुस्तक थी तुजुक-ए तैमूरी। क्या थी? तुजुक-ए तैमूरी। और इस तुजुक-ए तैमूरी के अंदर इसने लिखा कि भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, क्या भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो है वो कौन सा है? वो हमारा बटनेर वाला दुर्ग है। अब भाई हुआ होगा, अभी तो वर्तमान में तो ये खंडर है, लेकिन तैमूर लंग ने तुजुक-ए तैमूरी थी उसके अंदर लिखा कि भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है ये हमारा जो बटनेर वाला दुर्ग है। तो देखो, एक राजा नहीं, तैमूर इतना खतरनाक लुटेरा था, इतना निर्दयी लुटेरा था, जब दिल्ली से बटनेर तक आया था तो उसने एक गांव नहीं छोड़ा था जिसको उसकी सेना और उसके द्वारा लूटा न गया हो। एक गांव ऐसा उसने नहीं छोड़ा जहां पे उन्होंने महिलाओं का बलात्कार नहीं किया हो। एक निर्दयी दरिंदा था तैमूर, और उस तैमूर ने तक ये कहा है कि भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कोई था तो वो कौन सा था? बटनेर दुर्ग था। तो एक टाइम पे बटनेर ऐसा दुर्ग रहा होगा जिसकी सुंदरता संपूर्ण भारत में फैली हुई होगी, जिसकी स्थिति संपूर्ण भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ रही होगी। कई बार पूछा जाता है कि इस दुर्ग के वास्तुकार का नाम क्या था। अगले पेज पे ही बात कर लेते हैं। चलो, जो बटनेर वाला दुर्ग है इसको वापस बना लेते हैं। ये बटनेर वाले दुर्ग का वास्तुकार कौन है? क्या वास्तुकार की बात कर ली जाती है कई बार पे। इसका निर्माण अर्थात इसको बनाने वाला वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार था केकई। क्या नाम था? वास्तुकार का नाम क्या था भाई? केकई इसका वास्तुकार था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहीं जगहों पे आपको केकैया लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? केकैया भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि थोड़ी सी और मैं बात करूं इस दुर्ग की, तो इस दुर्ग का निर्माण हुआ था 298 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 298 ईस्वी में, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, 298 ईस्वी में हुआ था। कहीं जगहों पे आपको 294 ईस्वी भी देखने को मिलेगा। कहीं जगहों पे आपको 288 ईस्वी भी लिखा हुआ मिलेगा। अलग अलग किताबों में अलग अलग जो है सने इसमें लिखी हुई है। और कुछ एक जगहों पे तो आपको 3री शताब्दी भी मिलेगा। 3री शताब्दी भी देखने को मिल जाएगा भी। शताब्दी ये थोड़ा सा दूसरा आएगा, शताब्दी, ठीक है। 3री शताब्दी भी आपको देखने का मिल जाएगा। जो राइटर इस लपड़े में नहीं पढ़ना चाहता था उसने 3री शताब्दी लिख दिया। आप याद कर लेना, आपके ऑप्शन में जो आए वो लिख देना, आपको सीधा सा लिख देना। ये 3-4 ही तो आंकड़े हैं, इनको याद कर लेना, बड़ी आसानी से हो जाएंगे। ज़्यादा बड़ा भी हमारा ये दुर्ग नहीं है। अब देखो, बात करें इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो बाटी वंश का एक राजा था भूपत सिंह बाटी। कौन था? भूपत सिंह बाटी। आप लोगों को राजस्थान के एक विश्व प्रसिद्ध दुर्ग के बारे में बताने के लिए, राजस्थान का ये जो दुर्ग है ये विश्व विरासत में भी शामिल दुर्ग है और इस दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग की कहीं सी विशेषताएं हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। इस दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 100 दुर्गों को भी मुसलमान की एक डाडी के बाल के बराबर भी नहीं मानता। लेकिन वो जलालुद्दीन खिलजी ये कथन तब कह के जाता है जब वो इस दुर्ग को नहीं जीत पाता है। अब देखो,
हम बात करने वाले हैं। इस दुर्ग की एक एक पॉइंट को लेके इसकी एक सुंदर सी तस्वीर भी आपको बाद में दिखाने वाला हूं मैं। अभी हम इस दुर्ग के निर्माण से लेके इसके मुख्य घटनाओं और मुख्य जो इमारतें हैं उनको पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले बात करें रणथंभौर दुर्ग की। क्या ये जो हमारा रणथंभौर दुर्ग है, इसे 2013 के अंदर, कब भाई, 2013 के अंदर विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। थोड़ा सा पेन बड़ा कर लेता हूं, कब किया गया, 2013 के अंदर। कौन सी सूची में, विश्व विरासत सूची में। कौन सी सूची में, विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था, यह बात आपको ध्यान रखनी है। विश्व विरासत सूची में राजस्थान के कितने दुर्ग शामिल है, यदि मैं आपसे पूछ लूं तो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल है और उनमें से अधिकांश दुर्गों को हम पढ़ के आ चुके हैं। तो आप लोगों को दिल थाम के बैठना है और आज के इस दुर्ग को बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ना है। अपनी नोटबुक में नोट्स बना लेना, क्योंकि आप जो नोट्स बनाओगे उन नोट्सों से आप क्या कर सकते हो, आगे इन फ्यूचर में पढ़ सकते हो। अभी तो ये क्लासेज आप लोगों के लिए निःशुल्क है एकदम, जहाँ पे आपको मैं तैयारी करवा रहा हूँ। लेकिन बाद में पता नहीं कोई इनको निःशुल्क रखे या नहीं रखे, ये विद्यार्थियों समय की बात है, लेकिन अभी आपको पढ़ते रहना है। तो विद्यार्थियों, चलते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, इस दुर्ग के बारे में। यदि इस दुर्ग की स्थिति की बात करते हैं, पहले किसकी बात करेंगे भाई, स्थिति की बात कर लेते हैं। यदि इस दुर्ग की स्थिति की बात करें तो ये जो दुर्ग है ये सवाई माधोपुर में स्थित है भाई। कहाँ पे, सवाई माधोपुर के अंदर ये दुर्ग स्थित है। और सवाई माधोपुर को राजस्थान के लगभग सभी बच्चे जानते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है जो विद्यार्थी नहीं जानते, क्योंकि सवाई माधोपुर राजस्थान का एक बहुत ही जाना पहचाना सा क्षेत्र है। और सवाई माधोपुर के कई बच्चे भी हैं जो पढ़ रहे हैं, मुझे पता है अच्छे से ऑनलाइन क्लास को ले भी रहे हैं। तो दिल थाम के बैठना, आज आपके ही एक दुर्ग को हम पढ़ाने वाले हैं। तो देखो विद्यार्थियों, सवाई माधोपुर में ये दुर्ग स्थित है और ये जो दुर्ग है एक पहाड़ी पर स्थित है और अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर, अंडाकार एक पहाड़ी है, उस अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है। और इस अंडाकार पहाड़ी के ऊपर इसके चारों तरफ, मान लो ये दुर्ग है, तो इस दुर्ग के चारों तरफ 7 पहाड़ियां हैं। कितनी पहाड़ियां हैं, 7 पहाड़ियां इस दुर्ग के चारों तरफ बताई गई है। और विद्यार्थियों, इसी कारण हमारे जो अबुल फजल थे उन्होंने कहा था कि ये दुर्ग कौन सा है, बख्तरबंद दुर्ग है। कैसा दुर्ग बताया था इसको, बख्तरबंद जो है इस दुर्ग को बताया गया था। अब देखो बख्तरबंद क्यों बताया गया, बख्तरबंद का मतलब है पोशाक पहना हुआ। अब्दुल फजल ने कहा था कि राजस्थान के बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, केवल और केवल राजस्थान का एक दुर्ग है जिसने कपड़े पहन रखे हैं, जींस की पैंट पहन रखी है। वो कौन सा है, हमारा राजस्थान का रणथंभौर दुर्ग। अब हम इस पे थोड़ी सी बातें करते हैं। देखो, एक तो ये पहाड़ी पर स्थित है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, ये गिरी दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, गिरी श्रेणी का दुर्ग है हमारे पास में, हमको पता है। दूसरा, ये जो है वन में स्थित है, इस कारण ये वन दुर्ग की श्रेणी में भी आ जाता है। किस श्रेणी में, वन दुर्ग की श्रेणी में आ जाता है। तीसरा, इस तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है और इसी वजह से इस दुर्ग को एरण दुर्ग भी कहा जाता है। कौन सा दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है, एरण दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। और इसी वजह से इस दुर्ग को राजस्थान के सभी दुर्गों का क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। इसलिए इस दुर्ग का एक उपनाम देखने को मिलता है और वो उपनाम क्या है, दुर्गाधिराज। क्या नाम है भाई, दुर्गाधिराज। दुर्गों का, सभी दुर्गों का राजा कहा जाता है, अर्थात दुर्गाधिराज मतलब सभी दुर्गों का राजा। सभी दुर्गों का राजा, सभी दुर्गों का राजा किसे कहा जाता है भाई, सभी दुर्गों का जो राजा है वो किसे कहा जाता है, हमारे रणथंभौर के दुर्ग को कहा जाता है।
ये तो सामान्य सी इसकी स्थिति की बातें हो चुकी है कि हमारा जो रणथंभौर का दुर्ग है वो कहाँ पे स्थित है, और इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बात कर ली है कि ये वन में स्थित दुर्ग है, और ये एरण श्रेणी का भी दुर्ग है और गिरी श्रेणी का भी दुर्ग है, और इसी वजह से इसको सभी दुर्गों का क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। और सभी दुर्गों का राजा के कारण इसको एक उपाधि मिली हुई है, और वो उपाधि है दुर्गाधिराज। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थियों, आपको याद रखना है दुर्गाधिराज की नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है, तो रणथंभौर दुर्ग को जाना जाता है। अब देखो विद्यार्थियों, इसके निर्माण की बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चल के एक एक टॉपिक ले रहे हैं हम यहाँ पे। क्या हो गया, निर्माण। निर्माण की यदि बात करें इसका, तो कहा जाता है कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो चौहान वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। किनके द्वारा, चौहान वंश के जो राजा थे उनके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और चौहान वंश में एक राजा हुआ था, उस राजा का नाम था रणथंभन। क्या नाम था भाई, रणथंभन राजा इसका नाम था, रणथंभन देव इसका नाम था, और इसी ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और कौन सी सन में करवाया था, तो कहीं जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इसका निर्माण 8वीं सदी में हुआ था, कहीं जगह पे आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा कि इसका जो निर्माण है 994 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो ये बात आपको गौर रखनी है। यदि आपको 8वीं सदी मिल जाता है कहीं जगह, 8वीं सदी में आपको 700 के लगभग कुछ मिलेगा, और विद्यार्थियों यदि डेट दी हुई हो और वहाँ पे 994 हो तो आपको 994 ही करके आना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण रणथंभन देव द्वारा करवाया गया था, इसीलिए इसका नाम रणथंभौर दुर्ग रखा गया। लेकिन जहांगीरनामा जो है, क्या भाई, जहांगीर, और ये जो जहांगीरनामा है उस जहांगीरनामा के अंदर एक बात कही गई है, और वो क्या कही गई है, ये कहा गया है कि ये दुर्ग 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है। कौन सी, 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है, और उन पहाड़ियों का क्या नाम है, उन पहाड़ियों का नाम है रण। एक पहाड़ी का नाम है रण और एक पहाड़ी का नाम है थंबन। इस वजह से क्या कहा जाता है, इस दुर्ग को रणथंभौर कहा जाता है। ये बात भी आपको थोड़ी सी यहाँ पे गौर करने वाली है। प्राचीन काल में इस दुर्ग में राजस्थान के अनेक वंश के राजाओं ने राज किया था। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के चौहान वंश के राजाओं के ज़्यादातर अंडर में रहा था ये दुर्ग। इसके अलावा 1509 से 1527 तक ये दुर्ग राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध दुर्गों वाले, जिस राजा की श्रेणी में सारे विश्व प्रसिद्ध दुर्ग रहे वो हमारे महाराणा सांगा थे, उनके शासनकाल में ये दुर्ग गुहिलों के अंडर में रहा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं यहीं पे इसके अंदर आगे बढ़ के। आगे देखो आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा इसको कलर चेंज करता हूं। अब इस दुर्ग की कुछ प्रमुख इमारतों के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो इस दुर्ग का जो है हम इस तरीके से एक डायग्राम सा बना लेते हैं। वैसे एजिटिक दुर्ग ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। इस डायग्राम के माध्यम से आपको एक एक चीज और एक एक इमारत मैं आपको समझा दूंगा और याद करवा दूंगा। देखो सबसे पहले बात करें तो इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, क्या इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है उस प्रवेश द्वार का नाम है नौलखा। कौन सा, नौलखा द्वार, नौलखा द्वार कहा जाता है। इसका जो प्रमुख प्रवेश द्वार है इसे नौलखा द्वार कहा जाता है। राजस्थान की कहीं परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। अब देखो ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि नौलखा द्वार, बाकी राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनके द्वारों के नाम गणेश पोल मिलेंगे, हनुमान पोल मिलेंगे, ऐसे देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। लेकिन हमारा जो ये रणथंभौर वाला दुर्ग है इसके द्वार का नाम नौलखा दरवाजा रखा गया है, और ये सबसे ज्यादा फेवरेट हो जाता है इस तरीके से जो आपका पेपर तैयार करता है उसके लिए। अब देखो थोड़ी सी इस नौलखा द्वार के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये मान लो ये नौलखा द्वार हमारा यहाँ पे है, इसके बाद में ये तो कौन सा हो गया, अपना नौलखा द्वार है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, नौलखा द्वार।
और इस द्वार के जस्ट बाद में एक और द्वार आता है और उस द्वार को कहते हैं, यहाँ पे एक साथ 3 द्वार है, एक साथ 3 द्वार है और इन द्वार को कहा जाता है तोरण द्वार। कौन सा द्वार कहा जाता है? तोरण द्वार कहा जाता है। कुछ समय पे इसको क्या कहा जाता था? एक समय पे इसे त्रिपोलिया द्वार भी कहा जाता था। कौन से क्या कहा जाता था? त्रिपोलिया भी इसको कहा जाता था। पोल यानी दरवाजा होता है, यानी 3 दरवाजे यहाँ पे हैं। फिर यहीं पे बाद में एक और वंश आया और उनके द्वारा इसको अंधेरी पोल कहा गया। क्या कहा गया? अंधेरी द्वार के दो या अंधेरे पोल के नाम से भी इसको जाना जाता था। अब बात करते हैं कौन से समय पे इसको क्या कहा गया। तो हमारे जो चौहान थे, चौहानों ने इस दुर्ग को क्या कहा? चौहानों ने इस दुर्ग को क्या कहा भाई? चौहानों ने इसको तोरण द्वार कहा था। किन्होंने कहा था? चौहानों ने इसको तोरण द्वार कहा था। जबकि जो त्रिपोल किन्होंने कहा? तो जयपुर वंश के राजाओं कछवाओं द्वारा इसको त्रिपोल द्वार कहा गया। कछवा वंश के जो राजा थे उनके द्वारा इसको त्रिपोल द्वार कहा गया। त्रिपोलिया द्वार कह दो या त्रिपोल द्वार कह दो, बात एक ही है। अब थोड़ी सी और बात करें तो ये जो अंधेरी पोल है, ये जब यहाँ पे अकबर का अधिकार हो गया और मुगल आए थे, कौन आए थे? मुगल आए थे, तब इसको क्या कहा जाने लगा था? अंधेरी द्वार के नाम से जाना जाता था। अब हमारे वापस उसी मैप पे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे हमने नौलखा द्वार के बारे में पढ़ लिया। नौलखा द्वार के अलावा हमारे पास में इससे जस्ट नीचे की तरफ पढ़ोगे तो यहाँ पे एक कौन सी, यहाँ पे एक त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर आ जाता है। किन का मंदिर आता है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर, गणेश मंदिर। और ये जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, ये राजस्थान का एक मंदिर, एकमात्र मंदिर है जहाँ पे गणेश जी की 3 आंखें हैं। देखो भाई, वैसे तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ये त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? रणथंभौर में है। स्पेशल इसलिए हो जाता है ये क्योंकि ये जो दुर्ग है हमारा, ये दुर्ग गणेश जी की 3 नेत्र केवल और केवल एक ही दुर्ग में हमें मिलते हैं, एक ही मंदिर में मिलते हैं, और वो हमारा रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। यहीं पे क्या होता है भाई? गणेश जी की 3 आंखें हैं, बाकी कहीं पे मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो देखो यहीं पे जैसे ही थोड़ा सा आगे चलोगे तो यहाँ पे आपको एक जोगी महल मिलेगा। कौन सा महल भाई? जोगी महल मिलेगा। रमता जोगी वाला जोगी महल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक महल था, उसका नाम क्या रखा गया था? जोगी महल रखा गया था। यहीं पे आपको एक बादल महल भी मिलेगा। कौन सा महल? बादल महल। ये महाराणा प्रताप वाला बादल महल नहीं है भाई। हाँ, आप लोग कहोगे कि महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था और वहाँ पे भी बादल महल था, लेकिन ये वो बादल महल नहीं है। राजस्थान के अधिकांश दुर्गों में आपको बादल महल मिल जाएगा, तो रणथंभौर के दुर्ग में भी आपको जो है बादल महल मिल जाएगा। अब देखो यहीं थोड़ा सा और बात करें तो जोरा भोरा जो है महल मिल जाएगा आपको। कौन सा महल? जोरा भोरा महल मिल जाएगा। और ये जो जोरा भोरा महल है, ये महल कैसा है भाई? ये जो जोरा भोरा महल है, ये महल प्राचीन काल में एक अन्नागर है था। यहाँ पर अनाज रखा जाता था। अनाज रखने का कार्य जोरा भोरा महल में किया जाता था। यदि और बात करें तो यहीं पे अकबर की टकसाल है। किसकी टकसाल है भाई? अकबर की टकसाल। अब अकबर की टकसाल यहाँ पे कैसे आई? सबसे पहले बात करें ये टकसाल क्या होती है। तो जो सिक्के डाले जाते थे, जिस राजा के जहाँ पे सिक्के डाले जाते थे उस जगह को कहा जाता था टकसाल। 1569 के अंदर जब अकबर इस दुर्ग के पर विजय प्राप्त कर लेता है सुरजनहाड़ा से संधि करके, तब क्या होता है, यहाँ पे अकबर अपने सिक्के डालने का कारखाना लगाता है और उस कारखाने को हम क्या कहते हैं? अकबर की टकसाल कहते हैं। अब देखो भाई, और यहाँ पे बात करें तो यहीं पे 32 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की? 32 खंभों की छतरी है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अभी अपन बात करते हैं इस 32 खंभों की छतरी के ऊपर। तो देखो भाई, ये जो 32 खंभों की छतरी थी, ये बनाई गई थी चौहान राजा हमीरदेव चौहान के द्वारा। और हमीरदेव चौहान ने इस वजह से इस छतरी को बनाया था क्योंकि उनके पिताजी जैत्र सिंह ने 32 वर्ष तक यहाँ पे शासन किया था।
और उनके 32 वर्ष के शासन की याद में उनके द्वारा 32 खंभों की छतरी बनवाई गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगा। देखो नेक्स्ट पेज पे राजस्थान की जो प्रमुख छतरियां हैं, क्या राजस्थान की जो प्रमुख छतरियां हैं उनके ऊपर बात करेंगे। अब देखो एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं मैं कि राजस्थान की प्रमुख छतरियां कौन कौन सी है। यदि देखा जाए तो एक खंबे की छतरी, एक खंभों की जो छतरी है वो कहां पे है, एक खंभों की छतरी। अब देखो भाई यहाँ पे एक खंबे की छतरी होना चाहिए, मैंने खंभों लिख दिया। तो एक खंबे की जो छतरी है वो है हमारा जसवंत थड़ा। क्या है, जसवंत थड़ा। और ये जो जसवंत थड़ा है ये कहाँ पे है, ये हमारे मारवाड़ में है और इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। अब यदि बात करें यहाँ पे 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी की बात करें तो 8 खंभों की छतरी जो है वो कहाँ पे है, ये बारडोली के अंदर है। कहाँ पे, बारडोली के अंदर है। और महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार जहाँ पे किया गया था महाराणा प्रताप की छतरी है। यदि बात करें 16 खंभों की छतरी, क्या 16 खंभों की छतरी की बात करें तो उडना राजकुमार की छतरी है। कौन सी, उडना राजकुमार वाली जो छतरी है कहाँ पे, ये हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है और उडना राजकुमार की छतरी है। यदि बात करें 32 खंभों की छतरी तो अभी अभी मैंने बताया कहाँ पे स्थित है भाई, ये जैत्र सिंह की छतरी है। किन की छतरी है, जैत्र सिंह की छतरी है। और कहाँ पे स्थित है, सवाई माधोपुर में ये छतरी हमारी स्थित है। लिख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें 80 खंभों की छतरी की तो 80 जो खंभों की छतरी है वो है हमारे अलवर में। कहाँ पे है, अलवर के अंदर 80 खंभों की छतरी बनाई गई है। थोड़ा सा और बता देता हूं आप लोगों को यहीं पे। उसके अलावा एक आता है 84 खंभों की छतरी। यदि 84 खंभों की छतरी की बात करें तो ये कहां पे है, ये है बूंदी के अंदर। कई बार बच्चे इस 80 वाली और 84 वाली में कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसे याद करना। देखो ऐसे हो गया अलवर, 80 में ऐसे हो गया अलवर। यदि बात करें एक है 1444 खंभों की छतरी और ये जो 1444 खंभे हैं ये कहां पे है, रणकपुर के जैन मंदिर में है। कहां पे है भाई, रणकपुर के जैन मंदिर में जो है हमारे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब उम्मीद है आप लोगों की छतरियां क्लियर हो गई होगी और आप भविष्य में कभी भी इन छतरियों को नहीं भूलोगे। छतरियों के बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटी मोटी एग्जामों में तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनको याद करना आपका कर्तव्य हो गया भाई, आपका कर्तव्य ये है, ये इनको आपको याद करना ही करना है। तो अब इनकी जगहों की बात कर लेता हूं, थोड़ा सा बता ही देता हूं, भले ही वीडियो 2 मिनट लंबा हो जाए। ये जो है ये कहां पे है, मारवाड़ में है। कहां पे है भाई, मारवाड़ में है। यदि बात करें 8 खंभों की छतरी तो महाराणा प्रताप से, उधर मैंने क्या लिखवाया, महाराणा प्रताप, उधर मैंने जगह लिखा दी अभी। और बात करें 16 खंभों की जो छतरी है ये कुंभलगढ़ में है। कहां पे है भाई, कुंभलगढ़ में ये छतरी स्थित है। यदि बात करें 32 खंभों की छतरी तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। 80 खंभों की छतरी ये अलवर में मैंने बता ही दिया, 84 वाली बूंदी में बता दिया, 1444 जो खंभे हैं वो हमारे रणकपुर के जैन मंदिर में स्थित है। तो इस तरीके से राजस्थान की सारी छतरियां हम लोगों ने क्लियर कर ली है। अब बात करते हैं हमारे रणथंभौर दुर्ग पर। यदि रणथंभौर दुर्ग की बात करें विद्यार्थियों तो ये जो रणथंभौर दुर्ग है इसमें 32 खंभों की छतरी है। इसके अलावा यहाँ पर यदि बात करें तो एक वो और मिलता है हम लोगों को, हमीर चहरी। क्या मिलता है, हमीर, यहाँ पे हम लोगों को मिलता है हमीर चहरी। क्या मिलता है, हमीर चहरी। और ये जो हमीर चहरी है ये महाराणा हमीर द्वारा बनाई गया एक महल टाइप का है। इसको किस नाम से जाना जाता है, हमीर चहरी के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने सारी जो प्रमुख बातें थी, रणथंभौर के दुर्ग की प्रमुख इमारतें थी वो क्लियर कर ली है। अब रणथंभौर के साके के बारे में हम बात कर लेते हैं। यदि विद्यार्थियों बात करें रणथंभौर के प्रथम साके की तो देखो रणथंभौर वाला जो साका है वो क्या है भाई, वो राजस्थान का पहला साका माना जाता है। क्या, रणथंभौर का जो साका है ये हुआ था 1301 ईस्वी में। कब हुआ था, 1301 ईस्वी में। हालांकि यहाँ पे जो आक्रमण था वो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा ने पहले
पहले 1292 में भी किया था। कब? 1292 में उसने अटैक किया था, लेकिन वो इस अटैक को नहीं सफल कर पाता है, वो रणथंभौर के दुर्ग को जीत नहीं पाता है और इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी कह के जाता है कि मैं ऐसे 100 दुर्गों को भी क्या बोलता हूँ, ऐसे 100 दुर्ग जो हैं जलालुद्दीन, एक बार इसको लिख देते हैं, ऐसे जो 100 दुर्ग है उनको भी मैं मुसलमान की डाडी के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता हूं। यह कथन किसने कहा था? कहीं बार प्रश्न पूछा जाता है, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। उसने 1292 में अटैक किया था यहाँ पे। अब देखो कहीं वर्षों तक वो यहाँ पे पड़ाव डाल के रहता है। फिर उसके बाद में 1301 में उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे अटैक करता है। कौन करता है भाई? अलाउद्दीन खिलजी जो है यहाँ पर अटैक कर देता है, अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है अपने 2 सेनापतियों को भेजता है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक सेनापति का नाम था नुसरत खां, क्या नाम था? नुसरत खां। और दूसरा जो सेनापति था उसका नाम क्या था? उलगू खां। क्या नाम था भाई? उलगू खां। और यहाँ पे जो है नुसरत खां मारा जाता है। नुसरत खां किस, ठीक, नुसरत खां यहाँ पे मारा जाता है। और नुसरत खां की मृत्यु किससे हुई थी? तो देखो ये जो दुर्ग था, इस रणथंभौर दुर्ग में 2 यंत्र थे। एक यंत्र जो था उसका नाम था अर्रादा और दूसरा जो अंतर था उसका नाम था मगरीन। क्या नाम था? मगरनी या मगरीन नाम का यंत्र था। और ये जो मगरनी, क्या नाम था भाई? सॉरी, एक दिन मगरीन नहीं होगा, यहाँ पे जो नाम था वो क्या नाम था? मगरनी। क्या नाम था भाई? मगरनी यहाँ पे नाम का दूसरा यंत्र था। और इन दोनों यंत्रों का उपयोग इस युद्ध को लड़ने के लिए किया जा रहा था। जो हमारा अर्रादा यंत्र था ये पत्थर फेंकता था। क्या कहता था भाई? पत्थर फेंकता था। लेकिन ये वैसे जैसे आजकल के लकड़के जैसे पत्थर फेंकते थे वैसे पत्थर नहीं फेंकता है भाई। ये जो पत्थर फेंकता था बड़े भारी भरकम पत्थर फेंका करता था, जिससे दुश्मन सेना के ऊपर जाके गिरे और मृत्यु हो जाए हाथों हाथ। और हुआ भी यही। ये जो नुसरत खां था इसके एक पत्थर आके लगता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो यहीं पे दूसरा कौन सा? मगरनी जो यंत्र है, इस यंत्र से अग्नि यंत्र था। ये क्या था भाई? एक अग्नि यंत्र था। और इस अग्नि यंत्र से आग की जो वस्तुएं थी वो फेंकी जाती थी जिनसे आग लग जाए। तो इन दोनों यंत्रों का इस युद्ध में उपयोग किया गया था। अब देखो थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। जब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया तो यहाँ पे हुआ क्या कि साका, और साके में 2 चीजें होती है, एक तो होता है केसरिया। क्या होता है भाई? केसरिया। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है केसरिया और साका के अलावा, केसरिया के अलावा जोहर। क्या होता है? जोहर। तो जो केसरिया हुआ था ये केसरिया हुआ था महाराणा हमीर के, किसके नेतृत्व में? हमीर के नेतृत्व में ये केसरिया हुआ था। और यहाँ पे जो जोहर किया गया वो हमीरदेव चौहान की पत्नी, हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी द्वारा, किनके द्वारा? रंग देवी द्वारा यहाँ पे जोहर किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि और बात करें तो इस रंग देवी की एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम था देवल देवी। क्या नाम था भाई? देवल देवी। और इस देवल देवी ने यहीं पे एक पद्मा तालाब था। कौन सा तालाब था? पद्मा तालाब। इस पद्मा तालाब में जोहर किया था और यहाँ पे राजस्थान का पहला जोहर हुआ था। कौन सा जोहर? जल जोहर। राजस्थान का एकमात्र जल जोहर भी यहाँ पे ही हुआ था और राजस्थान का जो पहला जोहर हुआ था वो भी यहीं पे हुआ था। आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। इस तरीके से हम लोग अच्छे अंदाज में इस टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे और कर लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, ये जो दुर्ग था इस दुर्ग में 15 ईस्वी के अंदर का 1569 ईस्वी में अकबर द्वारा अटैक किया गया था। किसके द्वारा? अकबर द्वारा अटैक किया गया था। और जो अकबर ने अटैक किया था इसमें अकबर के साथ में एक बंदा आया था, उसका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। और मान सिंह राजस्थान के पहले अभियान में आया था। अकबर ने अटैक किसके ऊपर किया था? अकबर ने अटैक किया था सुरजनहाड़ा पर। किसके पे अटैक किया था?
सुरजनहाड़ा पे। उस समय ये जो दुर्ग था वो सुरजनहाड़ा के पास में हुआ करता था और सुरजनहाड़ा के साथ में संधि करवाने का मेन रोल किसने निभाया था? मान सिंह द्वारा निभाया गया था। इसी के बाद में अकबर यहाँ पे क्या डालता है? टकसाल डालता है। और टकसाल किसे कहते हैं? जहाँ पे सिक्के डाले जाते हो, सिक्के डालने का जो कारखाना होता है उसे हम टकसाल कहते हैं। तो विद्यार्थियों अब देखो हम एक एक करके यहाँ पे बात कर लेते हैं शुरू से इसके सारे टॉपिक्स के ऊपर। देखो हमारा जो पहला पेज है वहाँ पे हम लोगों ने रणथंभौर दुर्ग को अच्छे से देख लिया है। फिर हम बात करते हैं, देखो हमारे रणथंभौर दुर्ग का मैंने बताया 2013 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और उसके बाद में राजस्थान के कितने 6 दुर्ग इसमें शामिल है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? उसके बाद में इसकी स्थिति की बात की तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है, अंडाकार पहाड़ी पे स्थित दुर्ग है ये। और बात करें तो ये गिरी दुर्ग भी है, वन दुर्ग भी है और एरण दुर्ग है, इसलिए इसे दुर्गाधिराज अर्थात सभी दुर्गों का राजा कहा जाता है। और अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद दुर्ग कहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्या था क्वेश्चन? क्या सॉरी, अगला हमने पढ़ा कि इसका जो निर्माण है वो करवाया गया चौहान वंश के रणथंबन देव द्वारा करवाया गया। 8वीं सदी भी कई जगह आपको मिल सकता है विद्यार्थियों ऑप्शन में, तब तो 700 से आपको स्टार्ट करना है। और यदि आपको यहाँ पे 994 मिल जाए तो 994 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े देखो विद्यार्थियों, तो आगे यहाँ पे इस दुर्ग में एक नौलखा दरवाजा है, त्रिगणेश मंदिर है, जोगी महल है यहाँ पे, और यहाँ पे बादल महल है। उसके अलावा जोरा बोरा का जो है महल है, अकबर की टकसाल है जो कब निर्माण करवाई गई थी? 1569 ईस्वी में अकबर द्वारा यहाँ पे निर्माण करवाई गई थी। 32 खंभों की छतरी है जो हमीर द्वारा जेतर सिंह की याद में बनाई गई थी, जेतर सिंह के शासन काल के लिए बनाई गई थी। हमीर चहरी भी यहाँ पे स्थित है। आगे बात करें तो आगे हम लोगों ने पढ़ा रणथंभौर का प्रथम शाखा कब हुआ था? तो रणथंभौर का जो शाखा है वो हुआ था भाई 1301 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे, नुसरत खां और उल्गू खां। नुसरत खां जो है अर्रादा के पत्थर से मारा जाता है। बात करें केसरिया किसके द्वारा हुआ था? तो अमीर देव चौहान के द्वारा यहाँ पे केसरिया किया गया और जोहर रंग देवी द्वारा और उनकी पुत्री देवल देवी के नेतृत्व में हुआ था। देवल देवी ने पद्मा तालाब के अंदर जो है कूद के जोहर किया था। कौन से तालाब में? पद्मा तालाब में जोहर किया था। राजस्थान का पहला जोहर भी इसे ही कहते हैं और राजस्थान का एकमात्र जल जोहर भी यहीं पे हुआ था। आगे देखा जाए तो हमने यहाँ पे बात की थी कि 1569 में अकबर ने मान सिंह के साथ में मिलकर सुरजनहाड़ा पे अटैक किया और सुरजनहाड़ा ने जब संधि कर ली तो यहाँ पे एक टकसाल का निर्माण करवाया था। फिर देख लेते हैं यहाँ पे ये सॉरी हम लोगों ने कितना लिख दिया? 1569 लिख रखा था, इसको 1569। अच्छा ये तो अभी वीडियो बंद हो गया था तब पढ़ा दिया था। फिर देखो हम लोगों ने बात की थी राजस्थान की छतरियाँ, तो मारवाड़ में कौन सी है? एक खंबे की जो है छतरी है भाई, एक खंबे की है ये, यहाँ पे खंबो मत करना। एक खंबे की छतरी जसवंत थड़ा, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। ध्यान रखना राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल। ये आपको ध्यान रखना है। सफेद पत्थरों का बना हुआ है, जिसे एक बार जो है क्या कहा गया था? इसे एक बार जो हमारे वीर दुर्गादास राठौड़ है उन्होंने धोले पत्थरों का डूंडा भी कहा था। अब बात करें 8 खंभों की छतरी, तो ये बारडोली में स्थित है और महाराणा प्रताप की छतरी है। बात करें यहाँ पे 16 खंभों की छतरी, तो 16 खंभों की छतरी उन्ना राजकुमार की याद में बनाई गई थी और कुंभलगढ़ के दुर्ग में है। बात करें 32 खंभों की छतरी हमीर देव ने बनवाई थी, जेतर सिंह की याद में बनवाई थी और सवाई माधोपुर में है। 80 खंभों की छतरी हमारी अलवर में स्थित है और 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। बात करें 1444 खंभे कहाँ पे है? तो रणकपुर के जैन मंदिर में स्थित है। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक जो है लगभग क्लियर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा हमने नौलखा द्वारे की भी बात की थी, ये जो है अलग तरीके का है, याद रखना, पूछा भी जा सकता है। बात करें तोरण द्वार का, किन्होंने कहा? तो चौहान वंश के राजाओं ने यहाँ पे जो 3 दरवाजे हैं उन्हें तोरण द्वार कहा।
त्रिपोलिया द्वार कछवाहा वंश के शासकों द्वारा कहा गया, और अंधेरी पोल या अंधेरी दरवाजा किन्होंने कहा था? मुगलों ने इसको कहा था। इस तरीके से हमारा जो आज का ये था, ये सारा सेशन समाप्त होता है। अब देखो, जाते जाते थोड़ा सा आपको एक चीज बता जाता हूं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा भाई? एक लिंक मिलेगा, और उसमें आपको मात्र 51 रुपए में, कितने? 51 रुपए के अंदर, इसको थोड़ा सा बढ़ा करके बता देता हूं, मात्र और मात्र आपको 51 रुपये के अंदर क्या मिलने वाला है? कोर्स मिलने वाला है राजस्थान का। राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है, और बहुत ही कम समय है विद्यार्थियों। ये हमारे चैनल पे 1000 जो सब्सक्राइब हुए थे पहले, उनकी खुशी के लिए रखा गया है। तो मात्र 10 दिन का समय है, बाद में इसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। अभी आपको यदि इसको अमेज़न पे से इसके ऊपर पे करते हो तो 25 रुपए तक का आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा। देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या इसमें आप लोगों को राजस्थान जीके मिलेगी। क्या मिलेगी? राजस्थान की जो है जीके मिलेगी। और बात करें तो आपको यहीं पे मैथ्स मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? मैथ्स भी जो है इसके अंदर मिल जाएगी। मैथ्स के अलावा रीजनिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। रीजनिंग आप लोगों को मिल जाएगी। उसके अलावा यदि बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग के अलावा आपको हिंदी की क्लासेज भी इसके अंदर मिलने वाली है। आप लोगों के लिए हिंदी की भी है। और बात करें तो आपको इंग्लिश की क्लासेज भी इसके अंदर मिल जाएगी। रिकॉर्डेड क्लासेज हैं सारी भी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें क्लासें तो हैं ही हैं, साथ में आपको टेस्ट पूरी साल के लिए फ्री मिल रहे हैं। क्या? टेस्ट आपको पूरी साल के लिए फ्री मिलेंगे। लाइव टेस्ट, जो भी भर्ती आएगी उस भर्ती की जानकारी मिलेगी आपको इन टेस्टों में। जैसे दिल्ली पुलिस की आ चुकी है, अभी राजस्थान पुलिस की आ चुकी है, तो मैं दोनों के अलग अलग टेस्ट लेके आऊंगा। इन टेस्ट सीरीज में ऊपर लिखा हुआ होगा, दिल्ली पुलिस के लिए ये टेस्ट है, राजस्थान पुलिस के लिए ये टेस्ट है, रीट भर्ती के लिए ये टेस्ट है, सबके लिए अलग अलग टेस्ट है विद्यार्थियों। वैसे तो मार्केट में ये जो कोर्स है वो 3000 के लगभग मिलता ही मिलता है, लेकिन इस पार्थ बैच, इसका नाम रखा है हमने पार्थ बैच। क्या रखा है? पार्थ बैच। और ये जो पार्थ बैच है, इसमें कोर्स मात्र और मात्र 51 रुपए का है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। यदि विद्यार्थियों आप लोगों को कोर्स परचेज करना नहीं आता तो लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे कोर्स आ जाएगा, बाय नाउ लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करते ही मोबाइल नंबर भरना है, आपका नाम लिखना है, ईमेल पूछे तो वो लगा के आपको परचेज कर लेना है। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।